हॉस्पिटल में बेड्स नहीं हैं, ऑक्सीजन नहीं है, इंजेक्शन्स नहीं हैं। लोग आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा रहे हैं कोविड-19 इस बीमारी की वजह से। ना कि हमारा देश बल्कि पूरी दुनिया जूझ रहा है इस बीमारी से। इसी संदर्भ में आज हम बात करेंगे डॉक्टर श्रेयास गोडबोले जी से, जो एक चेस्ट फिजिशियन हैं एंड ब्रोंकोस्कोपिस्ट हैं और कई सालों से कल्याण में प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए इनसे समझते हैं कि क्या कोविड की जो न्यू वेव आई है, जो न्यू म्यूटेंट आया है, क्या वो ज़्यादा घातक है? सेकेंड वेव जो कहा जा रहा है कोविड की ज़्यादा खतरनाक है? इसी संदर्भ में आइए बात करते हैं एक खास मुलाकात डॉक्टर श्रेयास गोडबोले जी से। सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू कोविड वेव, दैट्स न्यू म्यूटेंट विच हैज़ कम। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, ये कितना घातक है? सो बेसिकली ये जो न्यू वेव आया है, वी कैन ट्रेस इट बैक कि फरवरी तक कल्याण डोंबिवली के जो जो नंबर्स थे वो काफ़ी कम थे। जैसे 100 लेस देन 100 तक रहता था। एंड फरवरी फर्स्ट वीक से व्हाट हैड हैपेंड इज कि ट्रेन्स वर ओपन टू ऑल द टू नॉन एसेंशियल सर्विसेज ऑल्सो। तो कैसा हो गया कि एवरीबडी स्टार्टेड यूजिंग ट्रेन, और ट्रेन में ऐसा आपको तो मालूम ही है कि कोई भी इतना 6 फीट डिस्टेंसिंग तो होने नहीं वाला है, सब लोग मास्क नहीं पहनने वाले हैं। एंड जैसे जैसे ट्रेन से सफ़र करना बढ़ गया लोगों का, तो उसके वजह से आप देखेंगे कि ग्रेजुअली धीरे 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 करते हुए फरवरी एंड तक नंबर्स ने पिकअप करना स्टार्ट किया। मार्च में नंबर्स एक 400-500 तक चले गए, और जैसे ही अप्रैल चालू हो गया हम 1000, 1500, 2000 टच कर चुके हैं। ये जो नया म्यूटेंट है, अब कोई भी वायरस जैसा होता है, आपका फ्लू वायरस ले लो या कोविड का वायरस ले लो, ये बाय नेचर म्यूटेशन करता है। मतलब ये ऐसा कुछ वायरस नहीं है कि जो अलग है, ये बाकी वायरसेस के जैसा ही है जो म्यूटेट होने वाला है। बट इन जनरल कहा जाता है कि जब वो म्यूटेट होता है तो उसका पावर कम हो जाता है। बट इस बार क्या हो गया ना कि पावर तो कम हो गया है, बट उसका स्प्रेड थोड़ा बढ़ गया है। तो बहुत ईजिली एक से दूसरे में जा रहा है, शायद पावर उतनी नहीं है। और हम ऐसे देख रहे हैं कि पहले ऐसे होता था कि फैमिली में एक जन अगर पॉजिटिव आता है तो बाकी ऑलमोस्ट सब नेगेटिव आते थे, हार्डली 1 या 2 पॉजिटिव आता था। इस बार ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि एक जन अगर फैमिली में पॉजिटिव है तो ऑलमोस्ट एवरीवन इन द फैमिली इज टर्निंग पॉजिटिव। तो दिस इज वन डिफरेंस जो हम देखें। यू आर सेइंग कि पावर कहीं ना कहीं कोविड का कम हुआ है, बट वी आर सीइंग लॉट ऑफ डेथ्स। व्हाट इज इट देन? सो बेसिकली ना, पावर कम होने की वजह से क्या होता है ना, दिस इज जस्ट अ 1 डे फीवर और से 2 डेज फीवर। तो आपको लगता है कि अरे आज रात को थोड़ा बुखार जैसा लग रहा है, गोली लिया ठीक हो गया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में थोड़ा सा ऐसा लगा वीक जैसा, बट कुछ मेडिसिन से ठीक हो गया। एंड देन लाइफ गोज ऑन। आप बाहर जा रहे हैं, आपके शॉप्स में जा रहे हैं, बाहर सब जगह अभी लॉकडाउन नहीं है। मतलब जैसा लॉकडाउन लास्ट ईयर मार्च अप्रैल में था, इट वाज अ स्ट्रिक्ट लॉकडाउन। आप घर के बाहर जा ही नहीं सकते थे। आप अभी भी घर के बाहर जा रहे थे, ऑलमोस्ट 15-20 दिन तक तो सब कुछ ही चालू था। तो आपके सारे काम आप कर रहे हैं, आप ऑलमोस्ट 100 लोगों के साथ कांटेक्ट में आ रहे हैं एक दिन में, आप वायरस स्प्रेड कर रहे हो। तो ये स्प्रेड जो है ना, वो इतना हो गया है कि बाय द टाइम लोगों को समझ रहा है कि उनको बीमारी है, तब तक काफ़ी टाइम हो चुका है। कि पहले अगर ज़्यादा सिम्टम्स आ रहा था तो आप इमीडिएटली आपको आइसोलेट कर रहे थे। पहले डर ज़्यादा था कि कहीं ना कहीं बुखार आ गया, खांसी हो गया, अरे कोविड हो गया, अपने को अपन कुछ करना चाहिए। अभी क्या ना, वो चलता है वाला फेज आ गया है। तो उसके वजह से क्या हो रहा है ना कि लोग इग्नोर कर रहे हैं जब तक ऑक्सीजन कम नहीं होता। और उसके वजह से जब हॉस्पिटल में पहुंच रहे हैं तब ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो चुका है। सर, RT-PCR टेस्ट, इफ़ यू टॉक अबाउट दैट, तो काफ़ी लोगों के सिम्टम्स हैं बट नेगेटिव आ रही है टेस्ट, देन व्हाट इज इट? सो बेसिकली RT-PCR टेस्ट और एंटीजन टेस्ट है ना, ये स्वैब टेस्ट है, जो नाक में से वो सैंपल लिया जाता है और थ्रोट में से लिया जाता है। तो कोविड वायरस ये बेसिकली एक अपर रेस्पिरेटरी वायरस है। मतलब नोज थ्रोट, पहले 5-6 दिनों में नोज और थ्रोट में होने वाला है ये। मतलब कान, आपका नाक और गला। जैसे जैसे दिन आगे जाएंगे वैसे वैसे वो वायरस का नाक और गले में से इफेक्ट कम हो जाएगा और वो लंग्स में ज़्यादा आने लगेगा। तो पहले 5 दिन में अगर आपने टेस्टिंग नहीं किया, आपने अगर डिले कर दिया टेस्टिंग में, तो आपका RT-PCR भी नेगेटिव आ सकता है, आपका एंटीजन टेस्ट भी नेगेटिव आ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको कोविड नहीं, इसका मस्ट द ओनली मीनिंग इज कि वी आर अ बिट लेट इन आवर टेस्टिंग। फर्स्ट 5 डेज में अगर आप टेस्टिंग करोगे तो द चांसेस आर कि 70% इट विल। तो ये अज्यूम नहीं करना चाहिए कि बुखार मतलब कोविड नहीं, या बार बार बुखार आया तो ही कोविड बोलेंगे इसको। एक दिन का बुखार भी कोविड ही है। इन द करंट सिचुएशन, पैंडेमिक सिनेरियो में,
वी शुड नॉट निगलेक्ट इवन अ सिंगल डे ऑफ फीवर. करंट्स जो कोविड का वेव है उसमें उतना खांसी वाला सिम्टम्स नहीं है. शायद थोड़ा ज़्यादा सिम्टम्स हम जो देख रहे हैं वो पेट से रिलेटेड है. मतलब बार बार उल्टी होना, लूज मोशन होना, पेट ठीक नहीं रहना, कहीं मुंह में टेस्ट नहीं रहना, स्मेल नहीं आना बराबर, और बहुत वीकनेस. मतलब इट इज़ एन आउट ऑफ प्रोपोर्शन वीकनेस. मतलब आपने अगर बहुत अगर हेवी एक्सरसाइज किया है, कुछ काम किया है, तो आपको वीकनेस लगता है. बट ये वीकनेस डिसप्रोपोर्शनेट है. मतलब आपने ज़्यादा कुछ एक्टिविटी नहीं किया है बट फिर भी इतना वीकनेस आ जाता है ना कि आपको घर से उठना ही नहीं होता. मतलब यू जस्ट वांट टू रेस्ट एट होम. दिस इज़ अगेन कोविड. एक अहम सवाल, हम सभी देख रहे हैं दैट देयर इज़ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन हेल्थ केयर सिस्टम. रेमडेसिविर इंजेक्शन की डिमांड बहुत ज़्यादा है बट वो मिल नहीं पा रही है. ऑक्सीजन सिलेंडर्स की सप्लाई नहीं है, बेड्स अवेलेबल नहीं है, आईसीयू बेड्स अवेलेबल नहीं है. देयर इज़ टोटल कोलैप्स ऑफ हेल्थ केयर सिस्टम इन महाराष्ट्र और यू कैन से इन इंडिया. वाई इज़ दिस सो? क्यों लोग टाइम पे नहीं पहुंच रहे हैं, इसकी वजह है ये, या एक्चुअली देयर समथिंग रॉन्ग विद द हेल्थ केयर सिस्टम ऑफ अ नेशन? इसमें 2 या 3 एस्पेक्ट है. द फर्स्ट एस्पेक्ट इज द पेशेंट, द सेकेंड एस्पेक्ट इज हिज फैमिली डॉक्टर, थर्ड एस्पेक्ट इज द हॉस्पिटल. सो द फर्स्ट एस्पेक्ट पेशेंट्स टाइम पे अपने आप को आइसोलेट नहीं कर रहे हैं. तो फीवर आने के बाद भी काफ़ी टाइम तक लोगों में मिक्सअप होना, स्पेशली घर के एल्डर्स के साथ मिक्सअप होना, और इससे शायद उनको सिम्टम्स नहीं आए बट उनके फैमिली के जो एल्डर्स हैं उनको सिम्टम आ सकते हैं. उनको शायद डायरेक्टली ऑक्सीजन लेवल कम होना ये भी उनका डायरेक्ट सिम्टम हो सकता है. तो आपको बहुत लेट पता चलेगा कि अरे अभी बेड अपने को चाहिए, अभी ऑक्सीजन का लेवल कम हो गया है, यू नीड अ बेड राइट नाउ. सेकेंड इज, अगर आपको डाउट है तो आप इमीजिएटली टेस्टिंग करवाओ. अगर टेस्ट पॉजिटिव आता है हम आपको आइसोलेट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स को टेस्ट आउट कर सकते हैं. तो एटलीस्ट जो लोग नेगेटिव है दे कैन मूव अराउंड फ्रीली. जो लोग पॉजिटिव है दे कैन बी आइसोलेटेड फॉर 2 वीक्स. उनका 2 वीक होने के बाद दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी गिवन द फ्रीडम टू मूव एंड डू देयर डेली एक्टिविटीज़. तो पेशेंट रिलेटेड फॉल्ट ये है कि उनको कहीं ना वो नहीं चाहिए कि उनको कोविड है. टेस्ट करने की वजह से वो समझ में आ जाएगा कि उनको कोविड है. तो कहीं ना कहीं एक सोशल स्टिग्मा कह लीजिए कि मुझे वो डायग्नोसिस नहीं चाहिए मेरे लिए. और उनको डर भी है कि शायद घर पे आइसोलेट करने नहीं देंगे. तो वो रीज़न की वजह से भी विदाउट टेस्टिंग मेडिसिन लेना. कमिंग टू द सेकेंड एस्पेक्ट दैट इज द फैमिली डॉक्टर. तो फैमिली डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू टेल द पेशेंट्स व्हेन दे आर गोइंग रॉन्ग. बट इन द करंट सिनेरियो द प्रेशर ऑन देम इज सो मच कि एक्चुअली दे हैव टू बी द वंस टू टेल कि अरे नहीं, आपको टेस्टिंग ही पहले करना चाहिए. मेडिसिन हम देंगे आपको, होम आइसोलेशन का फैसिलिटीज़ और जो भी है वो वी विल इंश्योर दैट इज़ गोइंग टू हैपन, बट टेस्टिंग कराना चाहिए. तो वहाँ कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से देरी हो रही है. सेकेंड इसकी बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ किए जा रहे हैं जस्ट फॉर फीवर, जस्ट फॉर सर्दी खांसी के लिए. तो कहीं ना कहीं आगे जाके हमें प्रॉब्लम सिनेरियो का ये एक क्रिएट कर सकता है जहाँ पे जब चाहिए तब एंटीबायोटिक काम ना करे. कमिंग टू द लास्ट एस्पेक्ट दैट इज़ हॉस्पिटल्स. अब हॉस्पिटल्स में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि देर इज़ इंडीड ऑक्सीजन शॉर्टेज. महाराष्ट्र का जितना ऑक्सीजन कंजम्पशन है उतना महाराष्ट्र का प्रोडक्शन नहीं है. एंड हम अभी बाकी के स्टेट्स से ले रहे हैं ऑक्सीजन. अभी बाकी स्टेट्स में भी सेकेंड वेव स्टार्ट हो गया है. शायद हमें उतना ऑक्सीजन ना मिले जितना पहले मिल रहा था. महाराष्ट्र में हेल्थ केयर सिस्टम वॉज ऑलवेज अ प्रॉब्लम. अगर कल्याण में देखेंगे तो प्राइवेट हॉस्पिटल वॉज द प्लेस ऑफ फर्स्ट कॉन्टैक्ट इवन फॉर अ लोअर मिडिल क्लास पर्सन. अगर आप बॉम्बे में देखेंगे तो KM, सायन, नायर, JJ से काफ़ी सारे बड़े रेप्यूटेबल हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट सेटअप में जहाँ पे लोग अपनी ट्रीटमेंट के लिए जा सकते हैं. तो कल्याण एंड डोंबिवली में वो प्रॉब्लम पहले से ही था. ये ऐसे नहीं कि अभी प्रॉब्लम आया है. फॉर दैट वी नीड टू क्वेश्चन आवर पॉलिटिशियंस कि व्हाई वॉज सच अ सिनेरियो नॉट एंटिसिपेटेड कि कुछ हेल्थ केयर पे करना चाहिए. एंड व्हाई डिड इट टेक दिस पैंडेमिक टू अवेकन अस कि नहीं, वी शुड स्पेंड मोर ऑन हेल्थ केयर. एंड कल्याण के हॉस्पिटल्स भी वही कैलिबर के चाहिए जैसे मुंबई के हॉस्पिटल्स है, स्पेशली गवर्नमेंट सेक्टर में. तो कहीं ना कहीं ये वायरस ने वो प्रॉब्लम को एक्सपोज किया है. वो प्रॉब्लम पहले से था, इट इज़ जस्ट एक्सपोज राइट नाउ. एंड पेशेंट्स बढ़ रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट आइसोलेटिंग. अगर पेशेंट ने आइसोलेट नहीं किया और वायरस स्प्रेड हो रहा है
तो नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा रहने वाले हैं, नंबर ऑफ केसेस ज़्यादा है तो डेफिनेटली हॉस्पिटल्स पर एडमिशन्स का बर्डन होने वाला है। तो वो भी एक चीज़ है जो एक stitch in time saves 9 will be the answer for this. The other problem that has happened is CT scan. CT scan का यूज़ इतना ज़्यादा रैम्पेंट हो गया है और CT scan में परसेंटेज ऑफ लंग इन्वॉल्वमेंट 30% 40% ऐसा दिया जाता है एंड एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है कि अरे नहीं इतना ज़्यादा स्कोर आया CT स्कैन पे, अभी तो एडमिट ही होना चाहिए, घर पे रह के तो हो नहीं पाएगा। बट CT स्कैन हैज़ टू बी टेकन इन द राइट पर्सपेक्टिव कि आपके ब्लड टेस्ट क्या कह रहे हैं, आपका कौन सा दिन है इन्फेक्शन स्टार्ट होने के बाद, आपको बाकी का क्या इलनेस है, जैसे डायबिटीज़ है, BP है, क्या है, और आपका उम्र कितना है, उस सब को एक साथ पिक्चर में रखते हुए हमने CT स्कैन को इंटरप्रेट करना है। तो CT स्कैन की वजह से इतना पैनिक जो क्रिएट हो गया ना लोगों के मन में, अरे नहीं CT पे तो एकदम मॉडरेट लिखा है, इनको तो एडमिट ही करना चाहिए। तो वो भी एक रीज़न है कि पीपल आर पुशिंग फॉर एडमिशन। एक और रीज़न है कि एक डर हो गया है कि अगर बाद में अगर बेड नहीं मिला तो क्या होगा, तो अभी बेड मिल रहा है तो हो जाता है एडमिट। तो उससे ऐसा हो रहा है ना कि जिनको एक्चुअली बेड का ज़रूरत है उनको बेड नहीं मिल पा रहे हैं, बट एकदम स्टेबल पेशेंट है, यंग 30s 40s में है, कोई भी बाकी कंडीशन नहीं है, उनके सब मार्कर्स बराबर है, जस्ट बिकॉज ही इज़ अफ्रेड कि बाद में बेड नहीं मिला तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो तभी से एडमिट हो रहे हैं। तो दैट इज़ वन मोर रीजन। वो फियर कहीं ना कहीं वी हैव टू एड्रेस। एक और अहम सवाल, वी आर सीइंग कि रेमडेसिविर का डिमांड बहुत ज़्यादा है, इवन दो वी हैव सीन मेनी डॉक्टर्स सेइंग कि देयर इज़ एन ऑप्शन, देयर आर मेनी ड्रग्स अवेलेबल जो यूज़ हो सकते हैं। तो रेमडेसिविर एंड व्हाई देयर सो मच डिमांड फॉर रेमडेसिविर कि अगर कोई और ड्रग्स अवेलेबल हैं? देर आर टू एस्पेक्ट। द फर्स्ट इज कुछ स्टडीज़ ऐसे जो स्टार्टिंग में हुए थे US में, दे शोड कि रेमडेसिविर अगर आप एक मॉडरेट इलनेस के पेशेंट में अगर देते हैं तो उसका फीवर और उसके ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट्स को हम कम करने में फास्ट कर सकते हैं। जैसे अगर पहले 6 दिन में वो ठीक होने वाला था तो अभी 4 दिन में ठीक हो सकता है, 3 दिन में ठीक हो सकता है। तो वो जो एक एडवांटेज मिल गया था रेमडेसिविर का, तो उसके वजह से वो ड्रग एकदम से पॉपुलर हो गया। एंड ये ड्रग ने कभी भी ऐसा नहीं बताया कि ये ड्रग अगर नहीं दिया तो पेशेंट नहीं बचेगा, या ये मेडिसिन दिया तो ही पेशेंट बचेगा, जिसको हम मोर्टेलिटी बेनिफिट कहते हैं। तो ये मोर्टेलिटी बेनिफिट कोई भी स्टडीज़ में हमें कभी भी नहीं मिला रेमडेसिविर के साथ। अभी ऐसा सिचुएशन है कि इट इज़ वन ऑफ द मेडिसिन्स जो काम करेगा। इट इज़ एन एंटीवायरल। तो एंटीवायरल मतलब जैसे हम एंटीबायोटिक देखते हैं जो बैक्टीरिया के लिए होते हैं, जैसे एंटीवायरल ये इट एक्ट्स अगेंस्ट द वायरस। अभी एक फेविपिराविर करके एक टैबलेट है जो एंटीवायरल है, और रेमडेसिविर एक इंजेक्शन है जो एंटीवायरल है। ये सिर्फ फर्स्ट 7 to 9 डेज में काम करेंगे, बिकॉज वो फेज़ ऐसा है जब वायरस का बॉडी में स्प्रेड है। 9th 10th डे के बाद वायरस का उतना बॉडी में स्प्रेड नहीं हो रहा है। वो 9th 10th डे के बाद जो लोगों को तकलीफें बढ़ रही है, इट इज़ बिकॉज जो बॉडी का इम्यूनिटी है ना, वो अननेसेसरीली बॉडी के लंग्स को अटैक करता है, जिसको हम एक इन्फ्लेमेशन कहते हैं या साइटोकाइन स्टॉर्म कहते हैं। वो फेज़ में पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, दम लगने लगता है, और दैट इज़ द टाइम जब पेशेंट एक्चुअली एडमिट होता है हॉस्पिटल में। तो जब पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है उस टाइम पे उसको बॉडी का इन्फ्लेमेशन या जो बॉडी का एक ओवर एक्टिव इम्यूनिटी है वो शांत करना है, उसको रेगुलेट करना है, उसको नॉर्मल बनाना है। रेमडेसिविर के फेज ऑलरेडी पास हो चुका है। इट इज़ ऑलवेज 8th 9th डे या 7 8 9 डे जब रेमडेसिविर विल वर्क, और मोस्ट ऑफ द टाइम पेशेंट्स टेस्टिंग कराने को इतना लेट करते हैं कि बाय द टाइम वो हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं द एक्चुअल नीड फॉर रेमडेसिविर हैज़ गॉन डाउन। बट कैसा हो गया ना कि इट इज़ आप समझिए कि पेशेंट के रिलेटिव्स, उनके फैमिली मेम्बर्स में जो पैनिक क्रिएट हो गया है, उसके वजह से देर इज़ अ लॉट ऑफ डिमांड ऑन द डॉक्टर्स टू डू एवरीथिंग दैट इज़ पॉसिबल अंडर द सन। और ये कहीं ना कहीं इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम जिस तरह से है ना उसको एक्सपोज कर रहा है। इंडिया का हेल्थ केयर सिस्टम इज़ नॉट जस्ट अ साइंटिफिकली ड्रिवन हेल्थ केयर सिस्टम, इट इज़ अ सोशल एंड इमोशनल हेल्थ केयर सिस्टम, जहाँ पे सब कुछ करना बहुत ज़रूरी है। शायद ऐसा भी हो कि वो मेडिसिन उतना शायद इफेक्टिव ना हो, बट अगर नुकसान नहीं कर रहा है तो दे देते हैं, बिकॉज देर इज़ अ लॉट ऑफ प्रेशर। नहीं दिया तो क्या होगा, देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर इवन अमॉन्ग्स डॉक्टर्स। देर इज़ अ लॉट ऑफ फियर कि अगर ये मेडिसिन नहीं दिया और आगे जाके अगर हम कुछ नहीं कर पाए
तो देर विल बी एन आउटबर्स्ट फ्रॉम द फैमिली, देर विल बी एन आउटबर्स्ट फ्रॉम द पेशेंट, एंड इट इज़ लाइक नहीं ना ये दे देते हैं, एटलीस्ट वी ट्राइड एवरीथिंग। तो ये कहीं ना कहीं उस बात को फ्यूल करता है कि देन सब लोगों का रेमडेसिविर का डिमांड बढ़ने लगता है, एंड उसके वजह से देर इज़ अ शॉर्टेज। Do you think the same goes with plasma therapy also? एब्सोल्युटली। प्लाज्मा थेरेपी पे एक ही स्टडी हुआ है जो इंडियन स्टडी है, एंड जो ICMR ने स्टडी किया है वो स्टडी को दे हैड टू स्टॉप इट जस्ट बिकॉज दे फाउंड दैट देयर वर साइड इफेक्ट्स इन द प्लाज्मा थेरेपी ग्रुप, और जिनको प्लाज्मा नहीं दिया गया उनमें वो साइड इफेक्ट्स नहीं दिखे हैं। द ओनली रीज़न इज़ कि प्लाज्मा मतलब जो पेशेंट रिकवर हो गया है तो वो रिकवर्ड पेशेंट के ब्लड में से वो एंटीबॉडीज़ लेते हैं जो इन्फेक्शन को फाइट करने में हेल्प करे। अब ये एंटीबॉडीज़ पहले 4 दिन 5 दिन में बॉडी को हेल्प कर सकते हैं जो दूसरे पेशेंट में दिए जाते हैं, बिकॉज उस टाइम के बाद वो पेशेंट अपने आप उनके खुद के एंटीबॉडीज़ बनाने वाला है। तो अगर वो फेज़ आ चुका है तो एडिशनल एंटीबॉडीज़ दे के यू आर नॉट गोइंग टू अचीव एनीथिंग। ऐसा भी हो सकता है कि एंटीबॉडीज़ देते टाइम जो कुछ केमिकल्स या प्रिजर्वेटिव जो उसमें होते हैं दैट कैन कॉज डैमेज टू द लंग्स। सो प्लाज्मा पहले 5 दिन में देना बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को सच में प्लाज्मा का ज़रूरत है, इट हैज़ टू बी इन द फर्स्ट 3 days, एटलीस्ट इन द फर्स्ट 5 days। एंड वॉट वी नॉर्मली सी इसके पहले 5 दिन तो पेशेंट उसका टेस्टिंग और बाकी सब करके बाय द टाइम ही रीचेज द हॉस्पिटल 5 दिन हो चुका है। सो आइडियली हॉस्पिटल सेटअप में प्लाज्मा देने के लिए देयर शुड बी अ कमिटी विच विल डिसाइड वेदर द प्लाज्मा इज टू बी गिवन और नॉट टू बी गिवन। वो एक सोशल डिसीजन नहीं होना चाहिए कि सब कुछ करना है तो प्लाज्मा भी देना चाहिए। What is the message? आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? There's a lot of panic, people are panicking, हॉस्पिटल्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, आइसोलेशन में भी वो नहीं जाना चाहते, लाइक सोशल स्टिग्मा है तो डर है, अरे आइसोलेशन में देंगे कि नहीं, एल्स KDMC विल आस्क अस और UMC विल आस्क अस कि चलो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आइसोलेशन के लिए। व्हाट इज़ द मैसेज आप लोगों को देना चाहो? फर्स्ट मैसेज इज टेस्ट योरसेल्फ अर्ली। आप जो भी एक दिन बुखार है, जो भी हो रहा है, आप उसको छुपाइए मत, इमीडिएटली टेस्टिंग कराइए एंड हैव फेथ इन योर फैमिली डॉक्टर। टेल हिम दैट सर मुझे टेस्ट करना है, मुझे कोविड है तो प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए आगे। योर फैमिली डॉक्टर इज़ देयर टू हेल्प यू, वी आर ऑल हियर टू हेल्प यू। आप अगर सच में होम आइसोलेशन के रूल्स में अगर क्वालिफाई होते हैं, सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है, आपका शुगर BP एकदम ओके है, तो आपको घर पे ही मेडिसिन दे के मैनेज करने वाले हैं। एंड यू हैव टू कीप दिस एट द बैक ऑफ योर माइंड कि आप ठीक होने वाले हैं। वो फियर हटा देना है कि अगर मुझे ये हो गया तो क्या होगा। यू हैव फेथ इन योर सेल्फ, डोंट टेक स्ट्रेस, आप ठीक होने वाले हैं। जैसा मैंने बोला कि ये वायरस का पोटेंसी कम है तो आप ठीक होने वाले इसमें से। अगर आप स्ट्रेस में जाएंगे, फियर में जाएंगे, अननेसेसरी इन्वेस्टिगेशन स्कैन वगैरह सब करते रहेंगे तो वो आपका डर कहीं ना कहीं बढ़ते जाएगा। सो कीप फेथ इन योर फैमिली डॉक्टर, ही इज़ देयर टू गाइड यू। एंड जो जैसा टाइम पे बोला जाएगा ना वैसे प्लीज़ करा लीजिए, डोंट डिले इन फ्रॉम योर साइड। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर श्रेयस। सो मैं भी यही कहना चाहूँगी कि हेल्थ केयर सिस्टम में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि शायद हमने गलत लोगों को वोट दिया है। इट्स हाई टाइम दैट वी शुड नॉट सेल आवर वोट्स, लोगों को अपना वोट खरीदने ना दें, ताकि ये जो आज सिचुएशन में आज हम हैं, हमारी फ्यूचर जनरेशन इस सिचुएशन में नहीं आनी चाहिए। तो अब तो यही है कि अब हमें मिलकर इस कोविड को जल्द ही ख़त्म करना है। धन्यवाद।